बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के हवाले से आपको बताया था कि आपने रीमन सम दो तीन डेफिनेशंस कराई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि रीमन सम को किस तरह से हम इंटीग्रेशन के साथ रिलेट करते हैं। जो आपने ये डेफिनेशन आपने कैलकुलस में भी पढ़ी थी, यहाँ पे दोबारा से रिवाइज इसलिए की कि बेसिकली हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है वही रीमन सम ही से करते हैं और उसी से हम बाकी भी मेथड जो हैं वो डिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली दफ़ा ये किया कि हमने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट रूल जो है वो क्या होता है, राइट हैंड एंड पॉइंट रूल क्या होता है, मिड पॉइंट जो है वो रूल हमने आपको बताया कि मिड पॉइंट अगर आप किसी सब इंटरवल का लेते हैं तो वो क्या किस तरह से लेते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको ट्रेपेज़ॉइडल रूल बताया था। ट्रेपेज़ॉइडल रूल में पहले हमने जो रीमन सम के हवाले से बातें की थी वो रेक्टेंगल्स की बात की थी, लेकिन जब ट्रेपेज़ॉइडल रूल की बात की तो हमने ट्रेपेज़ॉइड्स किए थे। ट्रेपेज़ॉइड्स क्या है कि जिसमें दो साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं और दो साइड जो है वो पैरेलल ज़रूरी नहीं है हों। जब वो पैरेलल नहीं होती तो फिर आपके पास एक रेक्टेंगल प्लस एक ट्रायंगल बनती है। सो उसका एरिया आपने फाइंड आउट किया और उस तरह से हमने थोड़ी सी एरर भी बताई आपको कि किस तरह से होती है। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे कि उसी ट्रेपेज़ॉइडल रूल के हवाले से एक एग्जांपल करते हैं और फिर आगे जो है हम फर्दर कुछ थोड़ी इम्प्रूवमेंट अपनी इंटीग्रेशन टेक्निक में, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टेक्निक्स में करेंगे और कुछ और मेथड्स भी देखेंगे। सो आज का लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। सॉल्व न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन है जो फ्रॉम 1.6 टू 4, आपके पास a की वैल्यू है 1.6, b की वैल्यू है 4, e रेज़ टू द पावर x dx। सो न्यूमेरिकली आपने इसको सॉल्व करना है। e रेज़ टू द पावर x dx की इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सी है, आपने कैलकुलस में बहुत दफ़ा की है। सो हम इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। हम सिंपल एग्जांपल इसलिए उठा रहे हैं ताकि उनके एग्जैक्ट सॉल्यूशंस के साथ आप इनको कंपेयर कर सको और आप देख सको कि आप कितनी एरर जो है वो आप इन्वॉल्व कर रहे हो और इस एरर को हम किस तरह से मिनिमाइज करेंगे। और जो अल्टीमेटली जो हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस यूज़ करेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ही डेफिनेटली करेंगे। अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता हो तो प्रेफरेंस हमेशा एग्जैक्ट सॉल्यूशन की होती है, लेकिन जहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन सब प्रॉब्लम्स के नहीं मिलते। सो हमारे लिए जो है इसके अलावा अनअवॉइडेबल हो जाता है कि हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन भी यूज़ करनी पड़ जाती है। सो यहाँ पे हम e रेज़ टू द पावर x dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम a इक्वल टू 1.6 टू b इक्वल टू 4। तो न्यूमेरिकली हम किस तरह करेंगे, ट्रेपेज़ॉइडल रूल हम यूज़ करेंगे और h जो है वो हम 0.2 लेंगे कि हमारे पास जो है वो पार्टीशनिंग क्या है कि h जो सब इंटरवल है उसकी जो लेंथ है वो 0.2 है। तो हम इसमें डेटा पॉइंट्स हमारे पास फंक्शन जो है वो है e रेज़ टू द पावर x। सो x नॉट जो है वो आपके पास a के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1.6। इसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन जो है f ऑफ x जो है वो दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। सो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। f नॉट जो है e रेज़ टू द पावर a या x नॉट होगा, दैट इज 1.6। तो e रेज़ टू द पावर 1.6 जो है उसकी वैल्यू है कि कैलकुलेटर से किसी भी तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 4.953। उसके बाद है x1, आपने इसमें h की वैल्यू ऐड की तो 1.6 प्लस 0.2 तो दैट इज 1.8। f1 जो है वो e रेज़ टू द पावर 1.8 है, इसकी वैल्यू है 6.050। फिर x2 जो है इसमें आपने फिर 0.2 ऐड कर दिया तो ये आपके पास आ गया 2। f ऑफ 2 जो है वो e रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 7.389। फिर आपने अगेन फिर 0.2 ऐड किया तो 2.2 आ गया। तो f3 जो है e रेज़ टू द पावर 2.2 और इसकी वैल्यू 9.025 है। अगेन x4 जो है 2.4, f3 जो है 2.4 और ये आपके पास है 11.023। देन x5 जो है वो 2.6 आ गया, f5 जो है वो 2.6 हो गया और इसकी वैल्यू 13.464 है। देन x6 इक्वल टू 2.8, f6 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2.8 और इसकी वैल्यू 16.445 है। देन
x7 इज इक्वल टू 3 और x7 इज इक्वल टू f7 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 3। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ देखिए हम कैसे h को कैलकुलेट कर रहे थे। हम h को कैलकुलेट कर रहे थे b माइनस a डिवाइडेड बाय n इक्वल टू h आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय h। तो आपके पास b है 4.0 माइनस a है 1.6 डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये आपके पास आ गया 2.4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाता है 1 और 2। सो आपके पास n की वैल्यू जो है वो है 12। सो आपके पास जो सब इंटरवल्स बनेंगे वो 12 बनेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमारा 7th सब इंटरवल जो है वो उसकी x जो है वो 3 है और f7 जो है वो दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 20.086। फिर x8 है 3.2, f8 है e रेज़ टू द पावर 3.2 और इसकी वैल्यू है 24.533। इसी तरह से x9 इज इक्वल टू 3.4। इस सब में हम x की वैल्यू में 0.2 ऐड करते चले जा रहे हैं। So f9 is equal to 3 e raised to the power 3.4 and this is equal to 29.964. x10 is equal to 3.6, f10 is equal to e raised to the power 3.6 और इसकी वैल्यू है 36.598. x11 is equal to 3.8, f11 is equal to e raised to the power 3.8 which is equal to 44.701. x12 is equal to 4 और f12 is equal to e raised to the power 4 and its value is equal to 54.598. ठीक है, हमारे पास सब इंटरवल्स मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया कि सब इंटरवल्स आपके पास 12 बनते हैं। आपके पास डेटा पॉइंट्स जो हैं वो 13 बनते हैं। एक ये जो हमने किया ना, इसमें देखें हम जब न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करेंगे तो हमें ये इतना सारी कैलकुलेशन बाय हैंड नहीं करनी है। हम सिंपल एक लूप बनाएंगे जिसमें xi is equal to x नॉट प्लस h xi माइनस 1 करेंगे या xi is equal to xi माइनस 1 प्लस h। ठीक है, तो वो सिर्फ एक लाइन आपने लिखनी है और लूप चलानी है जिसमें आपने उसको एक सिर्फ और सिर्फ x नॉट की वैल्यू देनी है और वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट कर देगा। या आप उसको वहाँ पे चेक लगा देते हैं कि जब उसकी वैल्यू जो है वो एक्स आई की वैल्यू एक्स एन के बराबर हो जाए तो वो वहाँ पे स्टॉप कर दे। तो आपके पास जो है वहाँ पे इस तरीके से, या फिर आप वहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और वो लूप जो आई वेरी फ्रॉम 1 to n तक आप करके उसको कर दें। तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ एक लाइन की चीज़ है जो कि, और आप एक राइट स्टेटमेंट लिख के वहाँ पे सारे के सारे ये वाले डेटा पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे अपने देख भी सकते हैं कि इन डेटा पॉइंट्स पे फंक्शंस की क्या क्या वैल्यू आती हैं। और फिर कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो आपके पास क्या आता है कि f of x फ्रॉम a to b f of x dx इक्वल टू h by 2 f नॉट प्लस 2 f of f नॉट प्लस 2 टाइम्स f of 1 at x1, ठीक है, प्लस 2 multiplied by f at x2 plus 2 multiplied by f at x3 plus 2 multiplied by f at x4 plus 2 multiplied by f at x5 plus 2 multiplied by f at x6 plus 2 multiplied by f at x7 और इसी तरह से आप चलते जाएं अप टिल 11 तक। ये 2 जो रिपीट हो रहे हैं ये इंटरनल डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपका जो डोमेन है वो एफ एक्स नॉट से लेके एक्स एन तक है। पहला जो है वो आपके पास सिंगल आ रहा है फंक्शन और इसी तरह से लास्ट वाला फंक्शन भी सिंगल आएगा। बाकी सब के सब में 2 ऐड हो रहा है जो अभी हमने पिछले लेक्चर में ये ट्रेपेजॉइडल कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल जो था वो डिराइव किया था। सो आपके पास जो है वो टोटल जो है फंक्शन की ये वैल्यू है। सो यहाँ से हम इसको करें, अब हमारे पास जो गिवन है वैल्यू 1.6 से लेके 4 तक का हमारा इंटरवल है और फंक्शन हमारा e रेज़ टू द पावर x dx है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, h हमारे पास 0.2 है डिवाइडेड बाय
F2 प्लस F0 की वैल्यू, ये अभी हमने सारी की सारी यहाँ पे ये F0 F12 तक जो है वो कैलकुलेट किए हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये वाली वैल्यू ऐड होती चली जाएंगी एंड देन यू विल गेट ये सारी की सारी मैंने वहां से वैल्यूज ली और मैंने इनको ऐड कर दिया। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं कि जो मैंने समेशन की फॉर्म में लिखा था, जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे तो भी वो आपको सिर्फ एक लाइन में वो लूप करनी पड़ेगी और वो ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, आप सारे फंक्शन फ्रॉम F1 से Fn-1 तक के सारे फंक्शंस को एक लूप में एक ही लाइन के स्टेटमेंट आप लिखेंगे और वो एक लूप चलाएंगे तो वो सारे के सारे उनको ऐड कर देगा। उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस F0 प्लस Fn कर दीजिए तो आपके पास सारे का सारा जो है ये समेशन आपके पास आ जाएगी। सो हमने इन सब को ऐड किया, इन सब को लिखा। लिखने के बाद जो है वो आप के पास टोटल सम जो आता है वो है 49.8107। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास ये सारी काफ़ी वैल्यूज आ गई। आप सोचेंगे कि देखो ये मैंने ऐड किया, इसका डबल ऐड किया, इसका डबल ऐड किया, फिर ये क्यों इतना ऐसे आया। नहीं, यहाँ पे है 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो अगर आप देखें तो ये क्या आ जाता है 1/10, यहाँ से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिवीजन में 1/10 है और वो उसको जब करेगा तो ये आपके पास ये वैल्यू इतनी आ जाती है। अब हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है इंटेग्रल की। इंटेग्रल फ्रॉम 1.6 से 4 तक e⁻x dx इज इक्वल टू, इसकी जो इंटीग्रेशन है e⁻x की आपने कैलकुलस में की हुई है। अगेन e⁻x ही आता है, तो e⁻x और लिमिट है इसकी फ्रॉम 1.6 to 4। तो जब आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e⁻4 माइनस e⁻1/6। इनकी वैल्यूज आप देखिए तो हमारे पास ये आ गई 54.598 माइनस 4.953। अगर हम देखें तो हमने प्रीवियसली ये इन डेटा पॉइंट्स पे Fn पे और F0 पे हमने कैलकुलेट की भी हैं, ये वैल्यूज हैं। तो जब इनको हमने डिफरेंस लिया तो हमारे पास 49.645 आया। पिछले में आप देखिए कि आपके पास 49.8107 है। तो जब डिफरेंस हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरर जो है वो दोनों का डिफरेंस लिया तो 0.1657 आया। द एरर ऑफ द ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो ये है। ठीक है, तो हमने यहाँ से कैलकुलेट करके देखा कि कोई भी फंक्शन जो है हम अगर ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करते हैं तो हम किस तरीके से जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये था कि हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या किया कि हमने दो डेटा पॉइंट्स के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन लगाई। हमने लीनियर उसको जो है वो इंटरपोलेशन ली और लीनियर जो है वो फंक्शन लेके सब इंटरवल्स में हम एक लीनियर जो है पॉलिनोमियल ले रहे हैं या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ले रहे हैं और हम उसको कर रहे हैं। अगर हम इसको मजीद इम्प्रूव करें, क्या करें कि हम कोई बजाय इसके कि स्ट्रेट लाइन ले लें, हम कोई कर्व ले लें तो वो उसको बेहतर तरीके से अप्रॉक्सीमेट कर सकती है। हमने अभी इंटरपोलेशन के इतने सारे फॉर्मूले किए, तो अगर हम उसमें सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल ले लें, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल ले लें, उससे फोर्थ ऑर्डर ले लें, तो हमारा ये जो है इंटीग्रेशन ये मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है। जिस तरह हमने पिछले इंटरपोलेशंस के हवाले से बात की थी, इसी तरह से यहाँ पे भी हम वही पॉलिनोमियल्स जो हैं अब इसमें यूज़ करेंगे। तो अभी तो हमने किया कि हमने पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो लिया था, दैट वाज अ लीनियर फंक्शन। तो हमने लीनियर स्ट्रेट लाइन के बजाय अब हम इस तरह करते हैं कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ले लेते हैं। उसमें आपके पास कोफिशिएंट हो जाएंगे a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का फंक्शन आपके पास बनेगा। तो आपके पास a0 a1 a2 जो हैं वो कांस्टेंट हैं जो कि हमें डेटा पॉइंट से कैलकुलेट करने होंगे। तो आपके पास 3 कांस्टेंट हैं, सो आपको 3 डेटा पॉइंट्स चाहिए। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या था कि हमने सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स लिए। ठीक है, 2 डेटा पॉइंट्स लिए और वहां से हमने उसका जो है वो एक ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर सिंगल सब इंटरवल हमने निकाला।
वो ट्रेपेजॉइडल रूल का था, और कंपोजिट करने के लिए हमने ये किया कि हमने n सब इंटरवल्स को जब ऐड किया तो हमारे पास वो कंपोजिट फॉर्मूला बना। अब क्या है कि अब अगर हम क्वाड्रेटिक लेते हैं या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 लेते हैं तो हमें 3 डेटा पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, तीन डेटा पॉइंट्स को हम कलेक्ट करेंगे और फिर हम उससे कैलकुलेट करेंगे। सो हम चलते हैं और वो जो है वो हम सिम्पसन रूल जो है वो उस पे जाते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है ट्रेपेजॉइडल रूल का हमने वो देखा, अब हम सिम्पसन रूल कहते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल अप्रोक्सीमेट्स द एरिया अंडर द कर्व by summing the areas of uniform width trapezoids formed by connecting successive points on the curve by straight lines. This can be improved by replacing the linear upper boundaries of the approximating strips by curved upper boundaries chosen to fit the shape of the curve f of x more closely. Simpson rule gives a more accurate approximation. By connecting successive groups of 3 points on the curve by second degree parabolas, second degree जो आपका पॉलिनोमियल है वो बेसिकली पैराबोलिक इक्वेशन बनती है, आपने कॉनिक सेक्शन में कैलकुलस में इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पैराबोलास के हैं, नोन एज द सैमसन 1/3 रूल, ठीक है। जो जब हम 3 डेटा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो सैमसन के और भी रूल्स हैं। सो इसका जो ये पर्टिकुलर जो मैं अभी बताने आपको जा रही हूँ ये सैमसन 1/3 रूल कहलाता है। तो इसको हम देखते हैं। एंड समिंग द एरियाज अंडर द पैराबोलास टू ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व और बाय कनेक्टिंग सक्सेसिव ग्रुप्स ऑफ 4 पॉइंट्स ऑन द कर्व बाय थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। यहाँ हमने 3 पॉइंट्स की बात की थी, या फिर हम एक पॉलिनोमियल की एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल ले लें तो हमें 4 डेटा पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो हम 4 डेटा पॉइंट्स से वो पॉलिनोमियल कनेक्ट करके करेंगे और दैट विल बी नोन एज द सैमसन 3/8 रूल, ठीक है। कि अगर 4 डेटा पॉइंट्स होंगे तो सैमसन का 3/8 रूल होगा, अगर 3 डेटा पॉइंट्स होंगे तो सैमसन 1/3 रूल होगा, ठीक है। एंड समिंग द एरियाज टू ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व, सही है। अब हम देखते हैं कि सैमसन 1/3 रूल कैसे हम डिराइव करते हैं। कंसीडर द एरिया कंटेंट इन 2 स्ट्रिप्स अंडर द कर्व ऑफ एफ ऑफ एक्स comprising with the 3 data points x0, y0, x1, y1, x2, y2. Approximating this area with the area under a parabola passing through these 3 points. ठीक है कि हमने क्या किया कि हमारे पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं, तो इसको हमने अप्रोक्सीमेट करना है। बजाय वो स्ट्रेट लाइन बनाने के हम एक ऐसा पैराबोला अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं जो कि इन 3 डेटा पॉइंट से पास कर रहेगा, ठीक है। कि आप देखिए कि ये आपके पास है, अगर इसको हम देखें तो ये एक डेटा पॉइंट है y0, यहाँ पे ये x0 होगा और ये x0 है, अकॉर्डिंगली ये x1 है, अकॉर्डिंगली ये x2 है और इनके दरमियान इवनली स्पेस डेटा पॉइंट्स हैं। इवनली ना भी हो, मैंने आपसे कहा कि कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इवनली करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये है कि आप इसको डिफरेंट भी डेटा पॉइंट्स के साथ जब करेंगे, इवनली नहीं होंगे तो आपको अपनी एक फाइल बनानी होगी जिसमें आपको x0, x1, x2, x3 उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट देने होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके फंक्शन जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर आपका इवनली स्पेस है तो आप जस्ट a दे दें, b दे दें और उसके बाद उसके h के साथ उसको जो है ना मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो आपको डेटा पॉइंट्स मिलते जाएंगे। सो आपके पास जो है यहाँ पे x0, x1, x2 हैं, अकॉर्डिंगली y0, y1, y2 हैं। ये 3 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिप है, तो आपके पास आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बनाना है जो कि इन डेटा पॉइंट से क्रॉस करता हो। अब ये है कि देखें, इसको हम कर सकते हैं कि हमने कोई भी अपना पॉलिनोमियल बना लिया ऑफ डिग्री 2, p2x इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, और यहाँ पे क्या है आपके पास जो है p2x नॉट इज इक्वल टू y0 होगा। ये डाटा पॉइंट ज़ाहिर क्रॉस कर रहा है, तो इसी तरह से p2x1 इज इक्वल टू y1 और p2x2 इज इक्वल टू y2। ये आपके पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं,
तो जब आप इसमें यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वाई नॉट इज इक्वल टू ए एक्स नॉट स्क्वायर प्लस बी एक्स नॉट प्लस सी। इसी तरह से y1 हो जाएगा आपके पास a x1 स्क्वायर प्लस b x1 प्लस सी। ये आपके पास x नॉट x1 x2 ये नॉन है, इसी तरह से y नॉट y1 y2 नॉन है, और y2 इज इक्वल टू a1 a x2 स्क्वायर प्लस b x2 प्लस सी। ठीक है, तो जब अब इनको सॉल्व कीजिए, आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई, तीन अननोन्स हैं ए बी और सी। तो जब इनको आप करेंगे तो आप इन दो को ऐड कीजिए तो आपके पास क्या आ जाता है, वाई नॉट y1 माइनस वाई नॉट ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर प्लस b x1 माइनस x नॉट। ये हो गया। इस तरह से अगर हम इसको ले लें y2 माइनस y1 तो आपके पास जो है वो आ जाता है a x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस b x1 माइनस x2 माइनस x1, और इनको जब आपने ऐड किया तो ये आपके पास ऑब्वियसली जो है नोन है, तो ये नंबर्स होंगे और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक चीज कि हमने जस्ट जर्नल वैल्यू ले ली, हमने कहा कि हमारे पास ये था x था, ये y था, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक x नॉट ले लिया, x1 ले लिया और x2 ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास ये कर्व कोई भी बन गई। ठीक है, ये आपके पास f नॉट आ गया या y1 आ गया, y नॉट, फिर इसी तरह से f1 इज इक्वल टू y1 डेटा पॉइंट्स हैं, f2 इज इक्वल टू y2, ये आ गया। अब जब हम ये करते हैं तो हमारे पास ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे आपने जब कैलकुलेट किया तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये स्टेप आपने किया, एक ये स्टेप किया, अब इसमें से आप एलिमिनेट करेंगे, ए या बी को एलिमिनेट करेंगे तो दूसरा कांस्टेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हमने कैलकुलस में शिफ्ट ऑफ ग्राफ किया था, आपको याद होगा कि आप ये कर सकते हैं कि आप अपना ये वाला जो y एक्सिस है इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, और फिर हमने पॉलिनोमियल में जो है वो पावर पॉलिनोमियल्स पावर जो है फॉर्म देखी थी, फिर उसकी जो है सेंटर्स के साथ, डिफरेंट सेंटर्स के साथ हमने उसकी फॉर्म देखी, एक सेंटर के साथ हमने उसकी फॉर्म देखी। सो हम क्या जो है वो पॉलिनोमियल जो है उस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम ये करें कि हम अपना शिफ्ट ऑफ ग्राफ जो है इस तरह करें कि ये y एक्सिस हम यहाँ ले आए सेंटर पे, ठीक है, y अगर हम यहाँ पे ले आए तो ये क्या होगा कि x जो है x नॉट है या x1 ही है, x1 है, तो y जो है वो आपके पास फंक्शन जो है वो आपके पास यहाँ वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। आपके पास जो भी कैलकुलेट करेंगे तो f1 जो है वो 0 हो जाएगा और f2 जो है वो ये हो जाएगा और f नॉट भी उसके एक दोनों जो है अपोजिट साइड पे चले जाएंगे। तो आप देखिएगा कि आपका जो कैलकुलेशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैथमेटिक्स में आपके हमेशा जो भी फॉर्मूला आएगा, जो भी पॉलिनोमियल बनेगा वो यूनिक होगा, इसलिए इस चीज़ को वरी करने की ज़रूरत नहीं होती कि अगर इस तरह आप करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो शायद गलत आए। नहीं, सोल्यूशन आपका यूनिक रहेगा। आपको उन्हें किस तरह उसको मैथमेटिकली मैनिपुलेट करना है वो आप देखिए कि किस तरीके से आपको आसानी होती है। सो अगर मैं अपना जो एक्सिस है वो अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो ये जो एक्स है अब मेरे पास यहाँ पे 0 हो गया। सो ये पॉइंट जो है मेरे पास यहाँ था x1 था, तो अब x जो है x माइनस x1 जो है अगर मैं ये ले लूं तो मेरे पास क्या है, x1 पे ये 0 हो जाता है, x2 पे x2 माइनस x1, तो अगर मैं दोनों की लेंथ डेल्टा x ले लूं विच इज और h कर दूं, दोनों इक्वल हैं, तो ये आपकी h हो जाएगी और x नॉट माइनस x1 जो है वो माइनस h हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये क्या है, तो हम इसको बेसिकली शिफ्ट ऑफ ग्राफ के बाद जो है ना उससे इसीलिए कन्वीनियंस के लिए हम शिफ्ट ऑफ ग्राफ यूज़ करेंगे और उससे पॉलिनोमियल जो है विद सेंटर x1 जो है वो हम लेके उसको आगे चलते हैं।
So for convenience by shift of graph, let us assume that the two strips comprise the area under the parabola lies on the opposite sides of the origin. ठीक है, मैंने यहाँ पे शिफ्ट ऑफ ग्राफ कर लिया और मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, अब 0 पे आ गया। तो ये पी नॉट जो है आपके पास जो भी पॉलिनोमियल बन रहा है वो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और यहाँ पे आपके एक वैल्यू है, यहाँ दूसरी वैल्यू है और ये आपके पास जो है इस पे आपके पास जो है इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे जो पॉलिनोमियल है उसके डेटा पॉइंट 0 बन जाता है। ठीक है, तो हम इससे लेके चलेंगे। सो अब जो है द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री पैराबोला connecting the 3 points will become equal to f of x equal to ax square plus bx plus c। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 4 फ्रॉम माइनस h to h gives, मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो पैराबोला है वो यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन इधर ले लेती हूँ तो ये h हो जाएगा और यहाँ पे ये भी h है, जब आप लेंगे तो ये माइनस h यहाँ से लेंथ हो जाएगी और ये h लेंथ यहाँ से। सो हमें इसको इंटीग्रेट करूंगी फ्रॉम माइनस h टू h विल गिव द एरिया कंटेन्ड इन द टू स्ट्रिप्स अंडर द पैराबोला। ये स्ट्रिप्स जो हैं ये दो स्ट्रिप ये बनती हैं, ये और ये। ठीक है, तो ये दो स्ट्रिप्स हैं, ये स्ट्रिप है और ये स्ट्रिप है। तो ये एरिया विद इन दिस जो आप पैराबोलिक इक्वेशन से उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। Hence a two strips, ठीक है, ये टू स्ट्रिप्स हैं तो ये कोई भी टू स्ट्रिप्स हम लेते हैं तो देन दिस इज फ्रॉम माइनस h टू h a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू और dx जो है ये आपकी इंटीग्रेशन है। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू a x क्यूब, इसको सिंपल इंटीग्रेट किया तो x क्यूब ओवर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी एक्स जो है वो आपके पास आ गया और लिमिट आपके पास आ गई फ्रॉम माइनस h टू h। दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे h सब्स्टिट्यूट कीजिए, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए तो a h क्यूब ओवर 3 प्लस बी एच स्क्वायर बाई 2 प्लस सी h जो है और फिर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a माइनस एच क्यूब ओवर 3 प्लस बी माइनस एच ओवर एच स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी माइनस एच। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई। जब इसको आपने अब सिंप्लीफाई किया तो क्या है कि ये आप क्यूब है तो इसका एक माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एक माइनस जो है वो इसके साथ आ जाएगा। सो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये दो ये और ये वाली वैल्यूज रह जाएंगी और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब क्या है कि सिर्फ हमारे पास b की वैल्यू रह जाएंगी। सो मैं अगर इसको इसको ऐड करूं तो मेरे पास क्या आता है AH क्यूब और फिर ये यहाँ पे ये देखिए कि ये माइनस साइन जब बाहर आएगा तो ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा। जब दोनों को ऐड करूँ, इसको मैं इनको ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 2AH क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये दोनों प्लस हैं ये माइनस है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जो है ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2CH। तो ये आपकी A2 ये स्ट्रिप जो है इसकी एरिया अंडर द टू स्ट्रिप्स जो है वो ये आ जाता है। ठीक है, तो अब मुझे A और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब A और C की वैल्यू मैं डेटा पॉइंट से फाइंड आउट करूंगी और यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरा आंसर जो है वो मुझे एरिया यहाँ से मिल जाएगा। सो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जो है ये 2/3 AH क्यूब प्लस 2CH आ गया। अब कॉन्स्टेंट्स A एंड C कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द पॉइंट्स माइनस h y नॉट, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको माइनस h रखा है, ये x नॉट है, ये x1 है, ये x2 है। तो x नॉट पे मेरी वैल्यू जो है वो y नॉट है, x1 पे मेरी वैल्यू y1 है, x2 पे मेरी वैल्यू y2 है। सो मैं जब इसको यूज करूंगी तो मेरे पास जो है वो डेटा पॉइंट्स जो हैं वो ये आएंगे। अब मेरे पास जो है x नॉट जो है माइनस h है, x1 जो है वो 0 है क्योंकि वो एक्सिस से क्रॉस कर रहा है और x2 जो है वो h है,
पॉजिटिव साइड पे है। सो वाई नॉट इज इक्वल टू ए माइनस एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एच प्लस सी, ये डेटा पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर वाई वन इज इक्वल टू सी टाइम्स वाई वन, क्योंकि आपके पास एक्स ज़ीरो हो गया, तो एक्स जब ज़ीरो हुआ तो आपके पास यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास देखें फंक्शन क्या था, फंक्शन हमारे पास था पॉलिनोमियल p2x जो था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब जब मैंने x को माइनस एच पुट किया तो मेरे पास जो है ये वैल्यू पहला वाला आ गया, दिस इज इक्वल टू वाई नॉट। जब मैंने इसमें x ज़ीरो पुट किया तो ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, c आ गया, और दिस इज इक्वल टू वाई वन। इसी तरह से जब मैं h पुट करूंगी तो मेरे पास जो है वो y2 जो आ जाएगा वो आएगा ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी। अब यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू, अब देखें मैंने जो आपको बताया था ना कि जब शिफ्ट ऑफ ग्राफ नहीं किया था तो वो मेरे पास बड़ी लंबी इक्वेशन आ गई थी। इसी तरह से अगर हम इसका ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कांस्टेंट बढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली जो c की वैल्यू y1 आ गई, और जब हमने इसको, हमें एक c की वैल्यू चाहिए, दूसरी हमें a की वैल्यू चाहिए। सो हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐड करेंगे इन दो इक्वेशंस को, तो हमारे पास जो है a और c की टर्म्स में जो है वो वैल्यू आएंगी। सो यहाँ से हमारे पास जो है वो a आ जाता है, यहाँ पे ऐड कीजिए इन दोनों को, तो y2 प्लस y1। ठीक है, और ये आपके पास आ गया, यहाँ देखिए ये है y2 प्लस y नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स a h स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स c। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, y1 है, तो ये आपके पास आ जाता है a2 प्लस a नॉट माइनस 2 y1 में इसको इधर ले गई हूँ और ये मैंने लिख दिया, और इसको मैं, क्योंकि मुझे a चाहिए तो मैं ये 2h स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देती हूँ। सो मेरे पास क्या आ जाता है, y नॉट माइनस 2y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर। आपकी a की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू आपके पास आ गई y1, और b की वैल्यू भी यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो आएगा y2 माइनस वाई नॉट, और फिर आपके पास 2 टाइम्स बी एच आ जाएगा, और b फाइंड आउट करना है। सो ये होगा y2 माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई 2h, ये आ गया। इसी तरह से c हमारे पास y1 आ गया। सो मैंने यहाँ से बड़े आसानी से कांस्टेंट्स a, b और c फाइंड आउट कर लिए। हमारे पिछली, अगर हम उसको शिफ्ट ऑफ ग्राफ ना करते तो टेक्निक यूज़ ना करते तो ऑब्वियसली हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता, और जो आपकी नंबर ऑफ जो है पॉलिनोमियल का ऑर्डर बढ़ता चला जाता है, ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। सो शिफ्ट ऑफ ग्राफ से हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो हमारे पास ये a, b और c कैलकुलेट हो गए। सब्स्टिट्यूट करेंगे a और c की वैल्यू इन a2 स्ट्रिप में, तो आपके पास 2/3 a h क्यूब प्लस 2c h आया था। उसमें आप वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, h/3 y नॉट प्लस 4 y1 प्लस y2। यहाँ देखिए कि आपके पास जो है वो, अगर मैं देखूं तो ये आपके पास माइनस y2 ओवर 2h स्क्वायर और y2 माइनस वाई नॉट ओवर 2h जो है ये आता है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करें, जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2/3 a जो है वो दैट इज y नॉट माइनस 2y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2h स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है h क्यूब प्लस c जो था दैट वाज इक्वल टू y1, तो 2y1h। तो जब इनको हमने कंबाइन किया तो ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 1/3 रह गया, और h स्क्वायर ये है, ऊपर न्यूमरेटर में h क्यूब है तो h खाली न्यूमरेटर में रह गया, ये भी h है, तो मैं h को कॉमन ले सकती हूँ, h/3 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया y नॉट माइनस 2y1 प्लस y2, और ये प्लस ये 2y1। इसको जब मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास आ गया h/3 y नॉट 2, और 1/3 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 3 नहीं था, तो ये 3 2 6 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास 6 और 2 आपके पास आ जाता है प्लस
4y1 प्लस y2। तो आपके पास ये जो है ये इसको सिंप्लीफाई करें तो इस फॉर्म में आता है। सो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट कर लिया। दिस इज h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2 which gives the area in terms of the three coordinates y0, y1 and y2। ठीक है, आपके पास तीन फंक्शन की तीन पॉइंट्स पे वैल्यूज थी, हमने तीन जो है डाटा पॉइंट्स लिए थे। एंड द विड्थ एज ऑफ द सिंगल स्ट्रिप, दिस कॉन्स्टिट्यूट सिम्पसन्स 1/3 रूल for obtaining the approximate area contained in two equal width strips under a curve. If the area under the curve between two values of x is divided into n uniform strips n, क्योंकि हम देखें हम सिम्पसन रूल के हवाले से क्या बात कर रहे हैं कि हम तीन डाटा पॉइंट्स लेके हमने सिम्पसन रूल डिराइव किया। सो जब हमारे पास पूरे का पूरा ये होगा कोई भी तो यहाँ पे अगर हमारे पास a है और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं a से b तक, और यहाँ पे x0 है, x1 है, x2 है, और यहाँ पे xn, ये xn है, xn-1 है, xn-2 है। तो क्या करेंगे कि हमें ये तीन डाटा पॉइंट्स जो हैं पहले वाले फर्स्ट एरिया को कैलकुलेट करने के लिए सिम्पसन रूल से हमें तीन डाटा पॉइंट्स चाहिए। सो हम यहाँ से ये तीन डाटा पॉइंट्स लेंगे और ये एरिया कैलकुलेट करेंगे। जब ये एरिया हमारे पास कैलकुलेट हो गया तो हमें फिर अगेन तीन डाटा पॉइंट्स चाहिए, एक ये, एक ये, एक ये, ताकि ये अगला एरिया जो टू स्ट्रिप्स हैं उनका एरिया हम कैलकुलेट कर सकें। तो हमारे पास क्या है, दो स्ट्रिप ये हैं, दो स्ट्रिप ये हैं। इसी तरह से जब लास्ट में हम जाएंगे तो हमें पूरे कवर करने के लिए जो है वो तीन डाटा पॉइंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, अगर तीन डाटा पॉइंट्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई स्ट्रिप आपकी बच जाएगी, एक स्ट्रिप बच जाएगी। आपको वो मसला उसमें होगा कि उस पर आप सिम्पसन रूल नहीं अप्लाई कर सकते। सो हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमेशा सिम्पसन रूल को यूज़ करने के लिए दो दो स्ट्रिप्स हमें चाहिए ताकि हम उसमें एरिया करके उसको सम अप कर सकें। तो इट मीन्स कि आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय n के साथ जो भी है, ठीक है, कि n जो है दैट शुड बी इवन, ताकि हम जो है इतनी स्ट्रिप्स हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 जो है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होने चाहिए। सो हम क्या करेंगे कि n शुड बी इवन, कि n जो है दैट शुड बी सम 2 मल्टीप्लाइड बाय सम m होगा। m जो है कोई भी नंबर हो सकता है कि आपके पास। सो आपके पास जो नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स होंगे दैट विल बी 2n+1 होंगे। ठीक है, तो ये हो गए 2m+1, कि ये आपके पास कोई भी नंबर m है और ये आपके पास डाटा पॉइंट्स। आप इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे तब आप सिम्पसन 1/3 रूल को अप्लाई कर सकते हैं। The application of equation 7 shows that a0 is equal to h/3 y0 plus 4y1 plus y2। ठीक है, हमने अभी कैलकुलेट किया। इसी तरीके से जब एरिया आप करते हैं, यहाँ देखिए आपके पास क्या है, x0, x1, x2। यहाँ आपने सिम्पसन रूल के लिए आपको ये तीन डाटा पॉइंट्स चाहिए। अगला जो है वो आपको अगेन x3, x4, तो आपको फिर जो है ये वाला ये तीन डाटा पॉइंट चाहिए, क्योंकि आपको ज़ाहिर है ग्राफ को कंटिन्यूस भी तो है ना, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक, फिर इससे अगला स्ट्रिप है, फिर उससे अगली स्ट्रिप है ये, तो ये x5, x6 है। तो हम ये करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट देखें यहाँ से अगर हम x0 कहते हैं तो ये वाला लेफ्ट वाला जो x है उसको हमने a0 कह दिया अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन अगर हम x1 कहते हैं तो हमारा कोई रिदम नहीं बनेगा और हमें समझ नहीं आएगी कि हम कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। सो इसकी जो ऑप्शन है वो हम ये रख रहे हैं कि हम इसका जो सबस्क्रिप्ट है वो पहला वाला, उस दो स्ट्रिप्स का जो पहला वाला जो है x वैल्यू है उसकी सबस्क्रिप्ट के बराबर हम रख रहे हैं। x0, x2, फिर x4 होगा, इसी तरह से करते चले जाएंगे और लास्ट में हमारे पास जो है वो xn-2 आ जाएगा। सो हम एरिया इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास पहला जो डाटा पॉइंट है y0 है, 4 टाइम्स y1 है सेंटर वाला पॉइंट, और y2 है। दूसरा जो आप करेंगे वो होगा y2
प्लस 4y3 प्लस y4। फिर उससे अगली स्ट्रिप पे जाएंगे तो y4 प्लस 4 टाइम्स y5 प्लस y6। और जब लास्ट में आप जाएंगे तो ये होगा yn-2 4 टाइम्स yn-1 एंड yn। तो ये आपके पास जो है डेटा पॉइंट्स इस तरह से कैलकुलेट होंगे। सो यहाँ से आपके पास से आ गया h/3 y2 प्लस 4y3 प्लस y4। इसी तरह से a4 जो है वो h/3 y4 प्लस 4y5 प्लस y6। फिर y6 जो है h/3 y6 प्लस 4y7 प्लस y8। इसी तरह से आप चलते चले जाएं तो आपके पास जो लास्ट है an-2 जो है, लास्ट 2 स्ट्रिप्स का एरिया जो आएगा वो दैट विल बी इक्वल टू h/3 yn-2 प्लस 4yn-1 प्लस yn। ठीक है, तो ये आपके पास तमाम स्ट्रिप्स के 2 स्ट्रिप्स के करके आपके पास जो हैं वो एरियास आ गए। सो आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल्स जो हैं वो इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब इनको आप कंबाइन कीजिए। समिंग दिस एरियाज वी कैन राइट इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू xn f of x dx जो है विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 और ये प्लस an-2। दिस शुड बी इक्वल टू h/3। सब में आप देखिए आपके पास सब में क्या कॉमन है। यहाँ देखिए अगर इनको हम ऐड करते हैं तो क्या है h/3 सब में कॉमन है। उसके बाद क्या है y0, इनको जब ऐड करेंगे तो y0 4y1 प्लस y2। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास y0 रिपीट नहीं हो रहा इन दो में, y1 भी रिपीट नहीं हो रहा, y2 जो है इसमें भी है और इसमें भी है। सो आपके पास क्या आ जाएगा y0 प्लस 4y1 प्लस 2y2। ठीक है, अगले में देखिए 3 नहीं रिपीट हो रहा, 4 रिपीट हो रहा है। सो आपके पास आ जाएगा y0 प्लस 4y1 प्लस 2y2 प्लस 4y3 प्लस 2y4 प्लस 4y5 प्लस 2y6 प्लस 4y7 प्लस 2y8। और इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे 2yn-2 प्लस 4yn-1 प्लस yn आएगा आखिर में। ठीक है, तो ये जब हम ऐड करेंगे तो ये सारे के सारे हमें ऐड करके जो इन एरियाज को करेंगे तो y0 प्लस 4y1 प्लस 2y2 प्लस 4y3 प्लस 2y4 प्लस 4y5 प्लस 2y6 और ये आखिर में 2yn-2 प्लस 4yn-1 प्लस yn आ जाएगा। सो पहला जो डेटा पॉइंट है वो और लास्ट वाला डेटा पॉइंट इसके कोएफिशिएंट 1 है। आपके जो है अगर देखें तो ये ऑड नंबर ऑफ जो इसका सबस्क्रिप्ट है y1 y3 y5 y7 yn-1 इनके जो कोएफिशिएंट हैं वो 4 हैं। फिर ऑड नंबर के जो आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं y2 y4 y6 और yn-2 इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो 2 हैं। सो हम इनको इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं कि h/3 तो सब में कॉमन है, y0 हो गया प्लस 4 और i वेरीज फ्रॉम 1 3 5 ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 और ये n-1 तक जो है वो आपके पास जो है सारे के सारे 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो yi है। और प्लस जो 2 वाले हैं वो क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय i वेरीज फ्रॉम 2 4 6 जो आपके पास ऑड इवन नंबर्स हैं और n-2 आपके पास लास्ट है तो ये n-2 तक वेरी करेगा और yi होगा और प्लस आखिरी है yn। सो आपके पास जो कंपोजिट सैमसन रूल बना है वो आपके पास ये बनता है where n must be an even number. Equation 9 is called the composite or the extended Sampson 1/3 rule. ठीक है, आपके पास for obtaining the approximate area under a curve. It may be used when the area is divided into an even number of strips of width h. ठीक है कि आप इसको even number of strips हों तो तब इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है, हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं।
कि आपके पास है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रॉकेट फ्रॉम t इज इक्वल टू 8 टू t इज इक्वल टू 30 इज गिवन बाय x इक्वल टू, ये आपका एक डिस्टेंस का फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, कि आपका एक रॉकेट कवर कर रहा है तो वो डिस्टेंस किस तरीके से कवर कर रहा है उसका एक फॉर्मूला आपके पास गिवन है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम t इक्वल टू 8 टू t इज इक्वल टू 30 ऑफ 2000 log of 140,000 divided by 140,000 minus 2100 times t minus 9.8 t dt। ये आपके पास जो है ग्रेविटी का फैक्टर है, ठीक है, 9.8 t। तो आपके पास जो है ये फॉर्मूला गिवन है, आपने डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस रॉकेट इज गिवन बाय दिस थिंग, यूज सिम्पसन 1/3 रूल टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, 1/3 रूल से आपने इसकी x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द ट्रू एरर, कि एरर इसमें कितना इन्वॉल्व हुआ है ये फाइंड आउट करें, फाइंड द एब्सोल्यूट रिलेटिव ट्रू एरर एप्सिलॉन t। ये तीन चीज़ें आपने इस एग्जांपल में देखनी है कि कैसे हैं। हम देखते हैं कि हमने जो अभी सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ किया उसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास ये सारा का सारा जो ब्रैकेट के अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर ये सारे का सारा हमारा f ऑफ x है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि हमने इसको फाइंड आउट करना है किस तरह से है, ठीक है। हमारे पास क्योंकि हमने डेटा पॉइंट्स फंक्शन की वैल्यू नहीं है, हम अगर सिर्फ सिम्पसन के लिए 3 डेटा पॉइंट्स ही ले लें, एक ही हम करें कि t जो है वो 80 to 30 है और 2 ही डेटा पॉइंट 3 डेटा पॉइंट्स ले लें, 2 स्ट्रिप्स ले लें, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सो x इक्वल टू फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम 8 to 30 f of t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 8 to 30 2000 log of 140,000 divided by 140,000 minus 2100 multiplied by t minus 9.8 t dt, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है वो सिम्पसन रूल यूज करेंगे तो आपके पास क्या है, आपके पास जो इंटरवल है h की वैल्यू क्या है 30 माइनस 8, b माइनस a होती है ना, तो ये हम इसको सिर्फ, मैंने आपसे कहा कि सिम्पसन रूल के लिए हम सिर्फ इसको एक एग्जांपल के हवाले से देखते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे t 8 है और t 30 है, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। तो आपके पास h क्या है और यहाँ पे सेंटर में हमने एक पॉइंट लेना है, क्योंकि हम इवनली स्पेस डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये क्या आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 ये पॉइंट आएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट है। सो हमारे पास h की क्या वैल्यू है, h है b माइनस a डिवाइडेड बाय 2, और क्योंकि आपके पास h जो है वो है b माइनस 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a डिवाइडेड बाय 2, और क्योंकि यहाँ पे सिम्पसन रूल में h/3 है तो ये हो जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाय 6। अब b आपके पास है गिवन है दैट इज 30 माइनस 8, तो डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास ये क्या आता है 30 माइनस 8 दैट इज 22 डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस इज 11/3। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है f ऑफ a जो है वो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 8 है, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 ये वाला पॉइंट है, प्लस f ऑफ b जो है वो ये वाला पॉइंट है। सो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी। अब देखिए कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू यहाँ से आती हैं, b जो है वो 30 है, a आपके पास 8 है डिवाइडेड बाय 6, f ऑफ a जो है वो दैट इज इसकी वैल्यू आपने t की वैल्यू जो है वो 8 यूज करनी है, ठीक है। f ऑफ 8 में क्या होगा, यहाँ पे t की वैल्यू आप 8 यूज करेंगे, यहाँ t की वैल्यू आप 8 यूज करेंगे, तो फंक्शन में आप जो है किसी भी कैलकुलेटर से जो है या कंप्यूटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो f ऑफ 8 हो गया प्लस जो है 30 प्लस 8 a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या है 30 प्लस 8
divided by 2, that is 38 divided by 2, that is equal to 19. सो आपके पास f 19 पे होगा और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड b जो है वो 30 है. सो आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू इस तरह से आ गई. सो यहाँ से आपके पास ये है 22/6 और इसकी f8 पे यहाँ फंक्शन की वैल्यू जो है 177.2667 आ गई. ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 484.7455 और फिर ये 30 पे है 901.6740. तो ये फंक्शन की वैल्यूज आपने इन डेटा पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर ली, क्योंकि फंक्शन तो आपको गिवन है, आप इनकी वैल्यूज जो हैं वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इस सारे को सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 11,065.72 मीटर. ठीक है, तो आपके पास जो है ये मीटर्स में, क्योंकि हम देखें ग्रेविटी भी तो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में ले रहे हैं और बाकी वैल्यूज भी इस तरह से ले रहे हैं, तो हमारे पास ये जो है वो इतनी वैल्यू आ गई. अब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द अबव इंटीग्रल क्या है कि हमने जब इस इंटीग्रल को सॉल्व किया और आपके पास ये वैल्यू है, तो आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए कैलकुलस के टेक्निक यूज करके. तो आपके पास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू इंटीग्रल की क्या आती है, फ्रॉम ए टू दिस लॉग ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू, जब इसको हमने कैलकुलेट किया और ये लिमिट्स हमने सब्स्टिट्यूट की, तो 11,061.34 जो है मीटर, वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आई. सो द ट्रू एरर इज इक्वल टू, हमारे पास आप देखिए कि पिछला जो था वो 11,065.72 मीटर आया, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 11,061.34 आई. सो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है वो 11,061.34 माइनस 11,065.72 मीटर जो है वो ये इतनी एरर आई, दैट इज इक्वल टू माइनस 4.38 मीटर. तो ये नेगेटिव साइन जो है बेसिकली जो डिस्टेंस है वो बैक साइड पे के बजाय आगे उसके इतने मीटर उसको एक्चुअली कवर करना चाहिए था रॉकेट को. 11,061.34 मीटर उसको कवर करना चाहिए था, उसने सिर्फ 11,065.72 मीटर जो है वो कवर किया. अब ये देखिए कि हमारी एक्यूरेसी भी रिलेटिव एक्यूरेसी होती है कि जब आपने इतने मीटर्स की बात करनी है, थाउजेंड्स ऑफ मीटर की बात करनी है, तो उसमें 1-2 मीटर बहुत ज़्यादा एरर नहीं होती. ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ इतनी प्रिसाइज करनी है कि आपने सेंटीमीटर्स के हवाले से बात करनी है, आपने मिलीमीटर के हवाले से बात करनी है, तो ऑब्वियसली फिर थोड़ी थोड़ी एरर भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हम उसकी रिलेटिव एरर की बात करते होते हैं. ठीक है, सो आपके पास जो है वो एरर जो आई है वो माइनस 4.38 कि वो पीछे ही गिर गया था, थोड़ा इतने मीटर पीछे. ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिलेटिव ट्रू एरर वो हम देखते हैं कि क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन टी, जो एक्चुअल एरर थी वो ये हो गई, डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर होना चाहिए था वो है मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज उसकी रिलेटिव एरर को हमने कर ली. सो जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 0.0396% आया. दैट मीन्स के आपके पास जो है यहाँ पे एरर जो है 0.03, तो ये अगर रिलेटिव एरर के हवाले से बात करें, परसेंटेज एरर के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ मीटर उसने ट्रेवल करना था, तो 3-4 का जो है मीटर्स का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. लेकिन अगर यही चीज़ थोड़ी होती तो ऑब्वियसली ये इसकी एरर भी हमारे पास, तो सो जो है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए. सो हमारे पास ये हो गया. अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि हम चलें इसको हम इस तरीके से करते हैं कि आपके पास इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर और हमें 1 2 3 जो है इंटरवल है और हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड मीडियम मिडल ट्रेपेजॉइडल रूल और जो है वो रेक्टेंगल रूल्स और ट्रेपेजॉइडल रूल और सैमसन रूल के हवाले से हमने इसको थोड़ा सा देखना है कि ये हमारे पास किस तरह आएगा. एग्जाम्पल कीजिए 1 2 3
एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड वो था N4 लेते हैं, लेफ्ट हैंड रेक्टेंगल रूल लेते हैं, राइट हैंड रेक्टेंगल रूल लेते हैं, मीडियम मिड पॉइंट रेक्टेंगल रूल लेते हैं, देन ट्रेपेजाइडल रूल को लेते हैं और देन सिम्पसन रूल को लेते हैं और लेके हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या वैल्यूज आती हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड रूल हम देखें तो हमारे पास क्या था कि हम अगर एक्स स्क्वायर की हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन अगर ले लें और आप देखिए कि आपके पास क्या था, एक्स नॉट जो है 1 है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 और एक्स एन इज इक्वल टू, या एक्स जो है 4 है वो आपके पास है इज इक्वल टू 3 है। तो आपके पास कितने डेटा पॉइंट्स हैं, सब इंटरवल्स हैं 4 हैं। सो हमारे पास h की क्या वैल्यू आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 b माइनस a डिवाइडेड बाय n। तो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो आपके पास ये जो है हाफ जो है लेंथ के सब इंटरवल्स हैं। सो h आपके पास ये आ गया। अब हम अगर इसमें राइट हैंड रूल की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ से ये आपके पास रेक्टेंगल्स बनती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास L4 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x नॉट प्लस f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3, ठीक है। ये आपको, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड की हाइट लेनी है, तो ये आपके पास हो जाता है h है 1/2 और ये x नॉट हो गया आपके पास 1 है। तो फंक्शन आपके पास क्या है, ये है x नॉट स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, क्योंकि f ऑफ x जो है वो आपके पास है x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 1/2 1 प्लस, मेरे पास क्या है, मेरे पास x नॉट जो है 1 है, x1 जो है वो है, इसमें मैंने ऐड करना है हाफ, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2। फिर x2 जो है वो दैट विल बी इक्वल टू 2, x3 जो है वो मेरे पास हो जाएगा 5/2 और x4 जो है वो मेरे पास हो जाएगा 3। तो ये मेरे पास डेटा पॉइंट है। सो मेरे पास x1 स्क्वायर जो है वो है 3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाता है 1/2 1 प्लस 9/2 9/4 प्लस 4 प्लस 25/4। ये आपके पास आ गया 1/2। अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो ये है 4 प्लस 16, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 16 हो गया 20 और 20 और 25 45 और 9 कितना होता है 54 54/4। तो आपके पास आ जाता है 1/2 एंड इसको 2 से कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 3 और 27, तो ये हो जाएगा 27/2 दैट इज इक्वल टू 27/4। तो आपके पास जो है ये वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं राइट हैंड रूल की बात करते हैं। राइट हैंड रूल में क्या है, आपके पास जो है राइट हैंड रूल में आपके पास अब ये वाली हाइट आपने इस जो है रेक्टेंगल में आपने ये हाइट लेनी है, इस रेक्टेंगल में आपने ये हाइट लेनी है, इसमें आपने राइट हैंड वाली लेनी है। सो ये हो जाएगा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 प्लस f ऑफ x4 और ये आपके पास है। अब फिर वही है कि आपके पास h की वैल्यू है 1/2, x1 जो है वो है 3/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, सॉरी ये तो पॉइंट आपके 3 तक हैं,
ठीक है ये। अच्छा, फिर आपके पास है एफ ऑफ 2, ये है 5/2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो आ गया 1/2 प्लस 9/4 प्लस 4 प्लस 25/4 प्लस 9। तो आपके पास जो है 1/2। यहाँ इसका देखिए एलसीएम आप लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आपने लिया तो ये 16 और 36, तो आपके पास जो है वो आ जाता है 9 प्लस 25 जो है वो आपके पास है 34, और फिर 16 प्लस 36 36, तो आपके पास 16 4 5 और 8 86/8 आता है। तो 86/8 को जब आप कैंसिल करेंगे तो 4/3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाता है। सो ये आपके पास 86 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास इसकी वैल्यू आती है। इसी तरह से आप देखिए कि आप मिड पॉइंट जो हैं वो लेंगे, तो आपके पास मिड पॉइंट क्या है, 1 और 3/2 के दरमियान आपके पास पॉइंट क्या है, यहाँ पे इसमें आप लेंगे मिड पॉइंट जो है वो है 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 5/4। एक ये पॉइंट है। फिर उसके बाद ये आपका एक x नॉट x1 और 2 के दरमियान जो है दैट इज 3/2 पॉइंट है। और फिर उसके बाद x 3/2 ये हो गया। फिर x अगले में आप देखिए तो 5/2 जो है उसका क्या वैल्यू है, वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट डेटा पॉइंट है आपके पास 2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7/4। और इसी तरह से आप इनके पॉइंट्स निकालेंगे और उसमें फिर h वही है जो आपके पास है। सो f ऑफ x 3/2 प्लस f ऑफ x 5/2 प्लस f ऑफ x 7/2, और आपके पास जो है वो ये है। आपके पास अगर 4 डाटा पॉइंट्स हैं तो आपके पास किस तरह से आएगा, 1 2 4 सब इंटरवल्स हैं, तो 4 के साथ आपके पास सेंटर में 4 डाटा पॉइंट्स आने चाहिए। सो यहाँ पे आपके पास f ऑफ x 9/, नहीं, मैं ये 1 की वैल्यू मुझे नहीं देखनी, बल्कि मुझे अगर मैं इसकी सबस्क्रिप्ट देखूं तो दिस इज हाफ 1/2 f ऑफ x नॉट है और x1 के दरमियान हाफ है, प्लस f ऑफ x 3/2 है, प्लस f ऑफ x 5/2 है, प्लस f ऑफ x 7/2। ये वाले सेंटर पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स पे हम अपने डेटा जो है वैल्यूज को कैलकुलेट करके तो हम जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन आपके पास जो है वैल्यू यहाँ से जो भी है वो आ जाएगी। उसके बाद क्या है कि आपने ट्रेपेजॉइडल रूल की बात करनी है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में सिंपल आपके पास क्या है, आपके पास 4 सब इंटरवल्स हैं, तो आपके पास ट्रेपेजॉइडल जो है वो रूल जो है वो T4 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, T4 इज इक्वल टू h/2 और f x नॉट प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x2 प्लस 2 टाइम f ऑफ x3 प्लस f ऑफ x4। ठीक है, ये आपके पास जो है ट्रेपेजॉइडल का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, वो सिंपल है। फंक्शन की वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यूज आपके पास सारी मौजूद हैं, आप ये करें। उसके बाद आपने s4 की कैलकुलेट करनी है, तो दैट इज h/3 और f ऑफ x नॉट प्लस 4 टाइम f ऑफ x1 प्लस
2 टाइम एफ ऑफ एक्स 2 प्लस 4 टाइम एफ ऑफ एक्स 3 प्लस एफ ऑफ एक्स 4। तो जब आप सारा ये वाली कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप देखिए कि आपके पास जो है, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 to 3 एक्स स्क्वायर डी एफ एक्स, ये आपके पास है कोई भी इसका टोटल एरिया जो एक्चुअल एरिया है दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम 1 to 3। तो ये आपके पास हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3। तो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 1/3। तो आपके पास आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 3। और ये आपके पास, आप देखिए कि आपके पास एक्चुअल वैल्यू ये है एरिया अंडर द कर्व, और आपने राइट एंड पॉइंट जो है रेक्टेंगल रूल लिया, आपने राइट हैंड एंड पॉइंट रेक्टेंगल रूल लिया, आपने मिड पॉइंट रेक्टेंगल रूल लिया, आपने ट्रिपेजाइडल रूल लिया और आपने सिम्पसन रूल लिया। तो आप देखें कि आपके पास जो है इसकी वैल्यू एक्चुअल क्या आती है और कौन सी जो है वो आपको क्लोजेस्ट मिलती है। अगर इसको देखें तो आपके पास जो है वो ये आता है, ये इस तरह से आपके पास अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आती है, या इसको इस तरह भी लिखा जाता है 6 और बार लेते हैं कि 6 रिपीटेड है। सो अगर हम ये देखें तो ये एक्चुअल वैल्यू हमारे पास एरिया अंडर द कर्व जो है वो ये मिलता है, ठीक है। और आप देखिएगा कि आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो क्लोजेस्ट जो वैल्यू मिलेगी वो S4 की मिलेगी, कि आपके जो सिम्पसन 1/3 रूल है वो आपको इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम देगा, और बाकी जो है वो उसमें एरर इन्वॉल्व होगी। तो आज का जो लेक्चर है हम उसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे के बाकी इंटीग्रेशन के भी कुछ मेथड्स को जो है वो करेंगे। तो आज हमने क्या किया, आज हमने रेमन इंटीग्रेशन के हवाले से, रेमन सम के हवाले से बात की, हमने ट्रिपेजाइडल रूल के हवाले से बात की, और देन हमने सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो आपको इंटीग्रेशन के हवाले से ये सारी टेक्निक्स बताई, और हमने एक एग्जांपल दी। बाकी ये है कि इस एग्जांपल को आपने खुद कंप्लीट करना है और खुद इसको देखना है कि ये कितनी क्या वैल्यूज आती हैं और कहाँ कितनी एरर इन्वॉल्व है। तो आज तक के लेक्चर के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।